जब आए हो जमी पे किरदार निभाने तो कुछ ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार सिंह। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें ये तीसरा लेक्चर है हमारा। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में और हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में जो जो चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो पहला लेक्चर था हमारा जिसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है और मास जो होता है वो सेम होता है। आप हमेशा एक बात जरूर याद रखें कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करके नए प्रोडक्ट बनाती हैं, उन दोनों का जो मास होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम कुछ आज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मेनली हमने 5 टाइप के चेंजेस पढ़े थे। पहला चेंज हमारा था चेंज इन स्टेट, दूसरा था चेंज इन कलर, तीसरा था चेंज इन टेम्परेचर, चौथा था इवोल्यूशन ऑफ गैस और पांचवा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके बारे में हमने ब्रीफली पढ़ लिया है, तो आज उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन जो है वो बेसिकली इन 3 टॉपिक पे है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहला है हमारा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है हमारे आसपास, उस केमिकल इक्वेशन को अगर हमें लिखना है, उस रिएक्शन को अगर हमें पेज पे लिखना है या बोर्ड पे कहीं भी लिखना है, तो हम क्या उसके लिए क्या मेथड होता है लिखने का, उसको कैसे लिखते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है लास्ट टॉपिक जो हमारा है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि हम सबने मैंने बताया था आपको कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि लास्ट में जो मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, और आपने क्लास 9th में एक लॉ भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये बताया गया था कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहां पे ना तो मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो नया मास बनाया जा सकता है, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हम लिखते हैं पेपर पे, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब बैलेंस्ड का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास जो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। सीधे सीधे क्लास 10th के बोर्ड में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं 1-2 नंबर में कि डिफाइन करिए केमिकल इक्वेशन को, डिफाइन केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मान लीजिए हमारे आसपास कोई भी रिएक्शन हो रही, मान लीजिए हमने बोला कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बना दिया, तो ये तो हम मौखिक भाषा में बोल रहे हैं। अब इसको लिख के दिखाना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर H2O। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने में। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन ए पेपर इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम पेज पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए बोल रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखते होंगे तो आप वहां पे लिखा होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो हम सीधे सीधे जानते हैं कि मैग्नीशियम हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया रिप्रेजेंट करने का, लेकिन ये हमें बहुत लंबा लग रहा है लिखने में कि बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हमें एक रिएक्शन लिखनी है तो वो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है रिएक्शन लिखने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि
साइंटिस्ट जो हैं हमारे वो अपना काम जल्दी करने के लिए सारे चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगते हैं। तो जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आप देखते होंगे कि सारे एलिमेंट्स का सिंबल दिया गया है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स का सिंबल दिया गया है। उन्हीं सिंबल्स को फिर यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है। उन्हीं सिंबल को यूज करके हम क्या करते हैं, सारे अपने केमिकल रिएक्शन को ऑन पेपर लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है इसका क्या सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है Mg, ठीक है, इसका सिंबल होता है Mg। और जो ऑक्सीजन का सिंबल है वो होता है O, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2 के फॉर्म में, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। तो ये दोनों फिर आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। तो ये है हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हमारा क्या होता है, सिंबल H होता है। और हाइड्रोजन जो गैस है हमारी, ये भी किस फॉर्म में पाई जाती है, कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, मतलब H2 के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है हमारी वो भी कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, O2 के फॉर्म में पाई जाती है। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, मतलब वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन तो अलग वे में कर लेंगे, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन को लिखने की बात आएगी, किसी पेपर पे या बोर्ड पे या कहीं पे भी लिखने की बात आएगी, तो उसको हम किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आशा करता हूं कि केमिकल इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है उसको लिखने के लिए, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, इसको लिखने के लिए क्या क्या रूल्स दिए गए हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, तभी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि उन एलिमेंट का नाम न लिख करके हमें उनका सिंबल लिखना है, ठीक है। उनका क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे उसका स्टेट लिखना है। स्टेट का मतलब कि वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, मतलब वो किस फॉर्म में यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। ये जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा जो है, या ये जो हमारा मैग्नीशियम है, ये सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है या लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है या गैसियस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है वो सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। देखिए तीन चीजें होती हैं, सॉलिड अगर कहीं पे सॉलिड प्रेजेंट है तो हम उसके लिए S लिखेंगे, अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो L लिखेंगे, या तो अगर उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन मतलब कि उसको अगर किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया गया है, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या किसी वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया गया है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AQ, ठीक है। अगर वो गैसियस फॉर्म में है कोई भी एलिमेंट तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, ठीक है। S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस एंड G फॉर गैस, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हमारा वो किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, सॉलिड के फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। फिर ऑक्सीजन जो है हमारा, जैसा कि हम सब जानते हैं ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है, गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन रिएक्ट भी किस फॉर्म में करेगी, गैसियस फॉर्म में करेगी। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दोनों के रिएक्शन के बाद, वो प्रोडक्ट किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। तो ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमें मेनली तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये है कि हमको जो रिप्रेजेंट करना है अपना केमिकल इक्वेशन, वो केमिकल का नाम, मतलब हमारे एलिमेंट का नाम लिख के रिप्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि क्या लिख के रिप्रेजेंट करना है, सिंबल लिख के रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसका स्टेट लिखना है कि वो किस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है या गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और एक बात और, जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं वो हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगी, इसे कहते हैं LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है।
RHS का मतलब राइट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, या इसको एरो एंड या इसको हेड एंड भी बोल सकते हैं। मतलब आपने तीर देखा होगा, रामायण में तीर जो चलती है, तो ये जो तीर है ये इसका टेल एंड है, ठीक है, मतलब ये तीर की पूंछ है, ठीक है, और ये है क्या है, तीर का हेड एंड है, मतलब तीर का हेड है, सिर है, ठीक है। तो हमेशा हेड एंड में क्या लिखा जाता है, या आप सीधे सीधे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और राइट हैंड साइड में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, राइट हैंड साइड में हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है। जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और उस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब हुआ तो वहाँ पे क्या बन गया, वाटर बन गया। तो अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और ये H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो H2 किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये देखिए दोनों चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, इसलिए हमने इसको कहाँ लिखा है, एरो के टेल एंड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। फिर जब इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ पे लिखा जाएगा, एरो के राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। तो जो हमारा नया प्रोडक्ट बना है वो बना है H2O। अब H2O का स्टेट क्या होता है, H2O हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, जनरली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो लिक्विड के लिए हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जनरली हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर ऑन पेपर या ऑन बोर्ड कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा रिएक्टेंट जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा और प्रोडक्ट जो होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम जो एलिमेंट्स बन रहे हैं या जो एलिमेंट कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनका हम स्टेट नीचे जरूर लिखेंगे। और यहाँ से आपको एग्जांपल देख के समझ में भी आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में जब हमने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पे H2O जो है हमारा वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ से चेंज ऑफ स्टेट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें थी, जब उन्होंने आपस में रिएक्शन किया तो उन्होंने क्या बना लिया, H2O बना लिया, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारा स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा एलिमेंट या कंपाउंड किस स्टेट में प्रेजेंट है वो हमें जरूर दिखाना होगा कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त, ठीक है। तो ये हमारा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो दो चीजें हमने देखी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हमने देखा हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए तीन बातें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे उनका हम हमेशा क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, ठीक है। और जो कंपाउंड बनेंगे वो भी उन सिंबल को मिला के ही बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि बीच में ये एरो जरूर होगा, एरो के लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और एरो के राइट साइड में हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि जो भी हमारा एलिमेंट या कंपाउंड लास्ट में बन रहा है उसका हम स्टेट जरूर लिखेंगे, किस स्टेट में वो पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दो हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा। जनरली क्लास 9th में दो लॉ हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, जो कि ये स्टेट करता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास को ना तो हम बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वही लॉ यहाँ देखते हुए हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को, अब हमने केमिकल इक्वेशन लिखना सीख लिया हमने कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस्ड कैसे होगा, मतलब जितना मास इधर है रिएक्टेंट का उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि मास शुड बी आइडेंटिकल
प्रॉपर्टी भले डिफरेंट हो लेकिन मास हमेशा इक्वल होना चाहिए, इस साइड भी और इस साइड भी। तो अब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसका कुछ एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। आपके क्लास 10th में जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसमें जो मेथड है बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशन को, उसे हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम एक बार ट्राई करेंगे उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक बार से ज़्यादा भी ट्राई करेंगे। अगर एक बार में नहीं होगा, एक बार में गलत हो गया तो हम दोबारा ट्राई करेंगे। उसके बाद ऐसे ही ट्राई करते करते वो रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं हो जाएगी तब तक हम उसको बैलेंस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी मेथड को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम देख लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम लिख रहे हैं तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपके एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया हुआ है सबसे पहले वही ले लेता हूं, जो कि है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैंने बताया कि जब केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके नीचे उसका स्टेट जरूर लिखते हैं, ठीक है, उसके नीचे उसका स्टेट जरूर लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो मैग्नीशियम हमारा, यहाँ पे हम R लिख लेते हैं और यहाँ पे P लिख लेते हैं। R का मतलब हमारा हो गया रिएक्टेंट और P का मतलब हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो R साइड में हमारा मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। R साइड में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। फिर प्रोडक्ट साइड में हम देखें P साइड में तो मैग्नीशियम हमारा कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। लेकिन हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब मास ना तो बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मास तो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन लिया है, यहाँ पे हमें 1 ही ऑक्सीजन मिल रहा है। इसका मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, इसके मास की बैलेंसी पूरी तरह मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो बैलेंस करने का मेथड है वो हमारा मेथड कौन सा है, हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम एक बार में ट्राई करेंगे, एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम पहला अटेम्प्ट जो है हमारा वो देखते हैं हम कि क्या बैलेंस करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो उसमें सबसे पहले गैसेस को आप बैलेंस करेंगे, और मेनली अगर ऑक्सीजन कहीं दिया हुआ है तो ऑक्सीजन को सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ही इनबैलेंस्ड है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो अब रूल देख लीजिए, कभी भी हम अगर बैलेंस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को तो हम राइट हैंड साइड में नंबर कभी नहीं लिखेंगे। मतलब अगर यहाँ पे हमें मान लीजिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 2 कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये रूल हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी बैलेंस करेंगे हम तो एलिमेंट या कंपाउंड के लेफ्ट साइड में नंबर हमेशा लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट या कंपाउंड के हमेशा लेफ्ट साइड में वो नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन से कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे 2 तो हम लिख नहीं सकते, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा मेथड रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमने 2 लिखा इसको हमें लेफ्ट साइड में लिखना होगा। तो यहाँ पे बीच में भी हम नहीं लिख सकते, बीच में तो लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, इसको एकदम यहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। 2 MgO, ये अब क्या हो गया, 2 MgO हो गया। मतलब ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई मैग्नीशियम पे भी हो गई और ऑक्सीजन पे भी हो गई। मतलब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ही था और ऑक्सीजन 2 था, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे 1 ही मैग्नीशियम था, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम कहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ तो कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि राइट साइड में कभी नहीं लिखना है, तो हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। लेफ्ट साइड मतलब यहाँ मैग्नीशियम के लेफ्ट साइड में अगर हम 2 लिख देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया किसका, मैग्नीशियम का। तो अब हम देखें यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। रिएक्टेंट साइड में हमारा मैग्नीशियम कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, वो भी 2 है। और अगर राइट साइड में देखें प्रोडक्ट साइड में तो यहाँ भी मैग्नीशियम कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। मतलब इधर का भी
मास जो है हमारा सेम है और इधर का भी मास जो है सेम हो गया, ठीक है। तो जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा वो होगा 2Mg प्लस O2 इक्वल 2MgO, ठीक है। इसके नीचे आप स्टेट जरूर लिखेंगे, इसके नीचे स्टेट जरूर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं बैलेंसिंग के, ठीक है। बैलेंसिंग जो है वो बहुत ही आसान एक मेथड है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। ये बहुत आसान मेथड है जो हीट एंड ट्रायल मेथड है हमारे क्लास 10th में जो दिया हुआ है, हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे मान लीजिए हमने दूसरी रिएक्शन लिखी थी H2 प्लस O2 और यहाँ पे बना था H2O। यहाँ पे हमें स्टेट जरूर लिखना है, कौन सी स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है और ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन लिख लीजिए, कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में लिख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। फिर से देखिए ऑक्सीजन जो है हमारा फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि राइट साइड में तो कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमेशा लेफ्ट साइड में करेंगे। और दो एलिमेंट के बीच में भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कंपाउंड है। तो हम 2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिखा, ये 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन पे भी हो गया और इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन पे भी हो गया। मतलब यहाँ पे जब हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो टोटल हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो अब बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी फिर से गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम हाइड्रोजन को यहाँ पे 2, यहाँ तो नहीं लिख सकते 2, तो हम राइट साइड में कभी नहीं लिखेंगे, तो हमेशा कहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, केवल हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 यहाँ पे पहले से ही था, अब 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो टोटल हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारा क्या हो गया 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब दोनों तरफ का मास सेम हो गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि इनबैलेंस्ड होते हैं और क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 नंबर का आता है। तो अगर आपने बैलेंसिंग सीख ली तो आपका 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म हो गया आज ही, ठीक है। तो दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम जिंक का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये बनाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब हम रिएक्टेंट साइड में लिख लेंगे जो जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो रिएक्टेंट साइड में जिंक प्रेजेंट है हमारा, उसके बाद हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में लिख लेते हैं, जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होंगे वही एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जिंक, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जिंक कितना है हमारा 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 1 है और क्लोरीन भी कितना है 1 है, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं जिंक हमारा कितना है 1 है, क्लोरीन हमारा कितना है 2 है, उसके बाद हाइड्रोजन हमारा कितना है 2 है। तो मैंने बताया था कि जब भी आप बैलेंसिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले जो वहाँ पे गैस प्रेजेंट होगी उसको आप बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है। कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम राइट साइड में कर नहीं सकते, तो हमेशा हम कहाँ करेंगे लेफ्ट साइड में करेंगे। और जब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 की मल्टीप्लाई जो है वो हाइड्रोजन पे भी हो जाएगा और क्लोरीन पे भी हो जाएगा। मतलब ये क्लोरीन भी अब कितना हो गया हमारा 2 हो गया और हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन, और हम तो केवल हाइड्रोजन को बैलेंस करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के चक्कर में हमारा क्लोरीन भी इम्बैलेंस हो गया। अब तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे हमारा क्लोरीन जो है 2 पहले से प्रेजेंट था और यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन हमारा क्या हो गया क्लोरीन हमारा आराम से अपने आप बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और जिंक तो पहले से ही बैलेंस था, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई एक ही बार में, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी एक ही बार में बैलेंस हो गई।
देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन बनी है ये क्या है, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। जिंक 1 है वहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, वहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, और वहाँ पे भी क्लोरीन कितना है 2 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब मैं आप लोगों को एक साधारण सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग जरूर करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को क्या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आ गया। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस करके बताना है कि आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।